नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारी जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो श्रृंखला है वो चालू की थी। उसमें हमने प्रमुख इतिहास ग्रंथ, परंपराएं वगैरह हमने पढ़ लिया था। इतिहास लेखकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। नामकरण और काल विभाजन के बारे में। और काल विभाजन के अंदर हमने गारसा दत्तोसी ने कोई काल विभाजन किया नहीं, शिवसिंह सेंगर ने कोई किया नहीं। उसके बाद में ग्रियर्सन से लेकर हमने रामकुमार वर्मा तक है वो काल विभाजन है वो पढ़ लिया था। कहाँ तक? रामकुमार वर्मा तक। ये पिछला जो काल विभाजन हमने पढ़ा था वो रामकुमार वर्मा तक का काल विभाजन हमने पढ़ लिया था। रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल, इसके अलावा भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कुछ कमियां हमने उनकी पढ़ी। अब हम जो अगला पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर काल विभाजन जिसका आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तक ग्रियर्सन का पढ़ लिया हमने, उसके बाद में मिश्र बंधु का पढ़ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लिया और रामकुमार वर्मा का पढ़ लिया। अब हम 5वें नंबर पर जो काल विभाजन पढ़ रहे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है उसको पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपना काल विभाजन जो किया था वो किस ग्रंथ के अंदर उल्लेख है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इस ग्रंथ के अंदर इनके काल विभाजन का उल्लेख है वो किया गया है। तो ध्यान से देखिए। और ये जो है इनके काल विभाजन है वो थोड़ा आप जो आदिकाल वगैरह हैं उनकी समय सीमा कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये भी एक टॉपिक दे रखा है हिंदी साहित्य का आरंभ है वो कब से हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ है, हिंदी साहित्य का आरंभ। तो ये यहाँ पर ये काल विभाजन किया जाता है, ये शुरुआत मानते हैं आदिकाल की, वहीं से वो उन विद्वानों का मानना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ है वो हुआ है। इस कारण से ये भी हमें थोड़ा ध्यान से उनको देखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, कई बार 10वीं शती भी लिखा रहता है। एक पीछे के एग्जाम में दिया हुआ था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? तो 10वीं शती से मानी है, तो वो भी ध्यान में रखना। वैसे इनकी 1000 ईस्वी सन नहीं है यहाँ पर, ये खास करके ध्यान में रखना है। पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल है वो 1900 से अब तक इनके काल विभाजन है वो किया गया है। इसके बाद में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकालीन काव्य को अंतर्विरोधों का साहित्य है वो कहा था। कई बार ये कथन है वो पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन जो काव्य था उसको अंतर्विरोधों का साहित्य किसने कहा था? या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग है वो भी उन्होंने कहा था। वैसे वीरगाथा काल है रामचंद्र शुक्ल का, वो भी सबसे ज़्यादा विवादित है। तो ये कथन है वो भी थोड़े से हमें ध्यान है इसमें रखने हैं। उसके बाद में आचार्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र का काल विभाजन, इसमें ये एक बार पूछा हुआ है वीर काल, यानी कि नामकरण के अंदर दिया हुआ है कि वीर काल नाम है वो किसने दिया था, या उसमें सुमेलित करना था तो उसमें विश्वनाथ प्रसाद है वो नहीं था। तो वीर काल है वो 1000 से 1400 विक्रम संवत। यहाँ पर देखिए ये 1000 है वो कौन सा है? विक्रम संवत है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या था? 1000 ईस्वी सन था। भक्ति काल है वो 1400 से 1700 विक्रम संवत है। श्रृंगार काल है, ये बहुत पूछा जाता है। इन्होंने श्रृंगार काल है वो किसको नाम दिया था? रीतिकालीन जो साहित्य था या रीति काल है उसको श्रृंगार काल कहा था। तो एक ये चीज़ है वो बहुत पूछी जाती है। मेरा कहने का आशय एक ही है कि कहाँ से क्या प्रश्न है। वीर काल का याद रखना है, श्रृंगार काल है वो विशेष रूप से याद है आपको रखना है। गद्य काल 1900 से अब तक है, ये इन्होंने काल विभाजन, ये बाकी चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती कब से क्या हुआ था, लेकिन शुरुआत है और ये यहाँ पर रीतिकाल वाला है, ये पॉइंट है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान है वो आपको रखना है। इसके बाद में गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के अंदर किया था। इनका जो प्रारंभिक काल है, अब ये प्रारंभिक काल और आरंभिक काल के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आरंभिक काल है वो तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, आदिकाल को आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था, और प्रारंभिक काल है वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। और पिछले एक पेपर के अंदर, कौन से सेट का पेपर था या कॉलेज लेक्चर का, उसमें है मिश्र बंधुओं का दे रखा था प्रारंभिक काल, लेकिन हमारे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसमें प्रारंभिक काल ही ऑप्शन था, इसलिए हमें उनको ही मानना पड़ा। लेकिन बाकी मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल है वो कहा। ये विशेष तौर से हमें ध्यान में रखना है।
प्रारंभिक काल है, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भाग उन्होंने किए थे इसके। प्रारंभिक काल, फिर मध्यकाल के भी उन्होंने 2 भाग किए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ये चीज़ें पूछी नहीं जाती। यानी कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भाग इन्होंने किए थे, वो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में है गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, और वो 3 श्रेणियां जो उन्होंने की थी वो किसके आधार पर, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित, इसके आधार पर इसको 3 श्रेणियों में, कौन कौन से को, प्रारंभिक काल को और मध्यकाल को, इन 2 भागों को उन्होंने फिर इन 3 श्रेणियों के अंदर भी बांटा था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि धर्माश्रित, राज्याश्रित या लोकाश्रित 3 श्रेणियों के अंदर कौन से विद्वान ने है वो आदिकाल को और मध्यकाल को बांटा है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं, कोई विशेष तथ्य इसमें है नहीं। होने को तो इसमें धर्माश्रित के अंदर फिर कौन कौन सी श्रेणियां बनाई, राज्याश्रित में कौन सी बनाई, लोकाश्रित में किन किन का उल्लेख किया, वो और है, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली जाके कोई है पूछा नहीं जाता, अब तक तो पूछा नहीं गया प्रश्न इस प्रकार का। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है, ये थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना। आदिकाल इन्होंने 7वीं शती मध्य से लेकर 14वीं शती मध्य तक है, वो इसका काल माना है आदिकाल का। इसके बाद में है भक्ति काल है, इसकी समय सीमा उन्होंने कब से मानी है, 14वीं शती मध्य से लेकर 17वीं शती मध्य तक। और इसके बाद में रीतिकाल की जो समय सीमा मानी है 17वीं शती मध्य से लेकर 19वीं शती मध्य तक उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा है वो मानी है। इसके बाद में है आधुनिक काल है, 19वीं शती मध्य से लेकर अब तक, और उन्होंने आधुनिक काल का भी फिर उसके बाद में काल विभाजन किया था। पुनर्जागरण काल है, जिसको भारतेंदु काल भी कहा जाता है, 1857 से लेकर 1900 तक। ये भी प्रश्न पूछा हुआ, 1857 से समय सीमा आधुनिक काल की किसने मानी है, तो वो किसने मानी है, डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है। ये प्रश्न भी पीछे आया हुआ एक एग्जाम के अंदर। जागरण सुधार काल है, उसकी समय सीमा जिसको द्विवेदी युग कहते हैं, ये 1900 से लेकर 1918 तक है। छायावाद काल की जो समय सीमा 1918 से लेकर 1938 तक। अब देखिए द्विवेदी युग है, उसकी समय सीमा इन्होंने 1900 से लेकर 1918 तक मानी है, जबकि नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1900 से लेकर 1916 तक, 1900 से लेकर 1916 तक है वो समय सीमा इसकी मानी गई है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। और उसके बाद में छायावाद जो है उसकी समय सीमा इन्होंने मानी है 1918 से लेकर 1936 तक। और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसकी जो समय सीमा मानी गई है वो 1936 तक मानी गई है, 1936 तक। तो ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी की बजाय डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है उसको ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं, या फिर सर्वमान्य तथ्य के अनुसार वो चीज़ें बाद में अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर नगेंद्र के बारे में देखना। और छायावाद काल है, उसकी समय सीमा है वो उन्होंने मानी है प्रगति प्रयोगवाद की तो समय सीमा 1938 से लेकर 1953 तक। अब उसमें नागरिक प्रचारणी सभा की उन्होंने क्या मानी है 1936 से लेकर 1943 तक तो उन्होंने मानी है, 1943 तक तो उन्होंने मानी है कौन सी सीमा, प्रगतिवाद की सीमा। और प्रयोग काल है 1943 से तारसप्तक का जैसे ही प्रकाशन हुआ 1943 के अंदर, तब से लेकर उन्होंने प्रयोगवाद है उसकी समय सीमा प्रारंभ मानी है और 1954 तक है उन्होंने मानी है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने आगे जो नवलेखन काल है उसकी समय सीमा मानी है 1953 से लेकर अब तक। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन था। कहने का तात्पर्य कि अब तक हमने जो काल विभाजन है वो पढ़े हैं, जो विभिन्न विद्वानों के वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस कारण से हमने उनका विस्तृत विवेचन किया। और उनके अंदर किस किस के पढ़ लिए, ग्रियर्सन का हमने पढ़ा सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत ग्रियर्सन ने की थी। ग्रियर्सन के बाद में जो हमने पढ़ा था वो मिश्र बंधुओं का पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा, शुक्ल के रामकुमार वर्मा का पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन पढ़ा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का पढ़ा, और उसके बाद में गणपति चंद्र गुप्त का पढ़ा, और फिर डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है वो हमने पढ़ा। इस प्रकार से मुख्य जो लेखक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के, उन सभी का काल विभाजन हमने है वो पढ़ लिया। अब हमारे आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन के साथ साथ में नामकरण है वो किसने किया, किसने क्या नामकरण किया था। एक तो नामकरण ये 7-8 के तो आ ही गए हमारे साथ पास में, और इसके अलावा भी हम एक लिस्ट और देख लेते हैं जिसके अंदर से कई बार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूछ लेते हैं, बीजोपन काल उन्होंने नाम दिया था आदिकाल को, या राहुल सांसकर्ता ने सिद्ध सामंत काल उसका नाम दिया था। ये 2-4 नाम और हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनकी लिस्ट और एक हम देख लेते हैं।
विविध नामकरण के नाम से। और विविध नामकरण के अंदर किस किसका है? ग्रियर्सन ने चारण काल, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम है वो दिया था, और आदिकाल नाम दिया था। और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल या इसको शून्य काल भी कई बार कहा, कई जगहों पर दे रखा है, तो वो भी पूछ लेते हैं। शून्य काल किसने कहा? तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को कहा था। यहाँ तक तो हमने देख ही लिए थे। अब इसके बाद में है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजोपन काल नाम दिया था, ये खास करके हमें याद रखना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल है, सुमेलित करने के अंदर ये भी आया हुआ है। जय काव्य काल उन्होंने नाम दिया था। इसके बाद में विश्वनाथ प्रसाद है, उन्होंने इसको वीर काल नाम है वो दिया। राहुल सांसकर्ता ने सिद्ध सामंत काल है नाम दिया। अब इनको याद करने आपको कैसे भी करके आप अपने ट्रिक से करें या कैसे भी करें, इसको बार बार पढ़े तो वैसे याद हो जाएंगे। कमल कुलश्रेष्ठ है, उन्होंने अंधकार काल नाम उनको नाम दिया। राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने इसको संक्रमण काल है वो नाम दिया था। इसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अभ्रंश काल नाम दिया, और सुमन राजे ने इसको आधार काल नाम है वो दिया। तो ये नामकरण है, इसकी ये कम से कम 13-14 हैं, ये तो हमें याद है, खास करके रखनी है। अब नामकरण का टॉपिक है वो पूरा हो गया, काल विभाजन का हमारा पूरा हो गया। अब एक बच जाता हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के साहित्य के अंदर दे रखा है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ। तो इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो अलग अलग समय से माना है। जैसे हम देखें भक्ति काल का नाम, अच्छा इसमें नामकरण और बच गई है, भक्ति काल के नामकरण ये भी हमने इसको शामिल कर लिया। ग्रियर्सन ने 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण भक्ति काल को नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल नाम दिया। हजारी प्रसाद ने भक्ति साहित्य नाम इसको दिया। इसके बाद में आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको पूर्व मध्यकाल कहा। श्याम सुंदर दास ने भक्ति युग का। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है पूछने वाली, कभी पूछे नहीं जाते। पूछा ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो ये ग्रियर्सन वाला भाग है, ये पूछ सकते हैं कि ग्रियर्सन ने इसको भक्ति काल को क्या नाम दिया। तो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, और इसको भक्ति काल को ग्रियर्सन ने उसके बाद में श्रवण काल भी की भी संज्ञा दी थी। तो ये एक दो बात है वो पूछी जाती हैं। भक्ति काल के बाद में रीतिकाल के अंदर दो जो है वो खास करके पूछे जाते हैं। रीतिकाल के काल विभाजन के अंदर रीतिकाल का नामकरण जो है उसके अंदर एक तो मिश्र बंधुओं का अलंकृत काल, ये तो हर जगह आता ही आता है, हमेशा आता है। अगर नामकरण के अंदर आएगा तो मिश्र बंधु का और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रीतिकाल का नामकरण जो उन्होंने किया था वो तो खास करके पूछे जाते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा, रीतिकाल नाम है वो दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये श्रृंगार काल उन्होंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें खास करके याद है वो रखना है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने इसको जो नाम दिया था अलंकृत काल, ये दो नाम है वो खास करके यहाँ पर रीतिकाल के अंदर हमें याद रखने हैं। श्याम सुंदर दास ने उत्तर मध्यकाल है वो नाम दिया था इनको। भागीरथ मिश्र है उन्होंने रीति श्रृंगार काल नाम दिया था, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। विश्वनाथ प्रसाद वाला खास करके हमें याद रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। इसके बाद में है आधुनिक काल के नामकरण के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको गद्य काल कहा था, ये खास करके हमें आधुनिक काल के अंदर याद रखना, बाकी कोई विशेष चीज़ इसके अंदर है नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद ने प्रेम काल है, हरिश्चंद्र वर्मा ने राष्ट्रीय जागरण काल है इनका नाम दिया था। तो ये कोई विशेष ज़्यादा इसमें है नहीं। अब मैं जो बात बता रहा था आपको हिंदी साहित्य का आरंभ, तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, ये जो चीज़ है ये बहुत बार पूछी जाती है, और ये हमारे टॉपिक के अंदर दे भी रखा है हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ किस विद्वान ने कब से माना वो हमें देखना। गारसा दत्त तोसी है वो इस संदर्भ में मौन है, उन्होंने नहीं बताया कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, क्योंकि उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के अंदर किया, वर्ण निष्कारण से उन्होंने कोई नामकरण है इसका जो समय है वो की शुरुआत है वो नहीं बताई। फिर उसके बाद में शिवसिंह सेंगर 770 विक्रम या इसको हम 713 ईस्वी कह सकते हैं, यहाँ से उन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत है जो वो मानी है। और पुष्य या पुंड को उन्होंने प्रथम कवि है वो माना है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। लेकिन इसको शिवसिंह सेंगर ने 770 ईस्वी से जो माना है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक नहीं माना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हमें साक्ष्य मिला नहीं है जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि
हिंदी साहित्य की शुरुआत है वो 770 विक्रम संवत से हुई है। और उन्होंने अपनी शुरुआत के अंदर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसकी शुरुआत में ये जो है वो वर्णन कर रखा है। इसके बाद में है ग्रियर्सन है, लेकिन हमें ये शुरुआत है वो याद रखनी है खास करके। ग्रियर्सन है 700 विक्रम संवत यानी कि 643 ईस्वी से इसकी शुरुआत है वो मानी है। इसके बाद में है मिस्र बंधुओं ने, ये तो हमने पहले भी देखा है 700 विक्रम से, ग्रियर्सन का भी हमने पहले देखा है 700 विक्रम से यानी कि 643 ईस्वी। ग्रियर्सन और इन दोनों ने एक ही मानी है। उसके बाद में रामकुमार वर्मा 785, ये ईस्वी सन देते हैं ज़्यादातर एग्जाम के अंदर, 693 ईस्वी। वैसे तो 750 विक्रम से संधि चारणकाल उन्होंने शुरुआत की 750 से 1000 ईस्वी तक संधि काल, और उसके बाद में चारणकाल है उसकी जो 1375 तक मानी है। लेकिन शुरुआत अगर देखें तो 693 हम इसको कह सकते हैं, 750 विक्रम संवत है इसको हमें कह सकते हैं। इसके बाद में है राहुल सानकर्तायन ने 769 ईस्वी से मानी है। 769 ईस्वी से इसकी हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभ जो शुरुआत है वो मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम, फिर मैं कह रहा हूँ विक्रम संवत के साथ साथ में आपको ईस्वी सन है उसका विशेष ध्यान रखना है, 993 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से, ये तो सारे हमने ऊपर भी पढ़े हैं काल विभाजन के अंदर भी। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 से, और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी है उनको हिंदी का प्रथम कवि माना था, तो उसके आधार पर 1184 से उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास है उसकी शुरुआत है वो मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शती मध्य तक, ये भी हमने पहले है वो पढ़ लिया था। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य का आरंभ, ये सारे टॉपिक हमने, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर पहला जो बिंदु है वो हमने क्लियर कर लिया। आप जाके सिलेबस देखोगे तो उसमें देखना हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, इसके अलावा हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, ये सारे टॉपिक हमने हैं वो पढ़ लिए हैं अब तक। इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारा है हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर, अब दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होगा और उसमें होगा आदिकाल। अब आदिकाल के अंदर क्या क्या है देखिए, ये यहाँ पर वैसे तो इसके अंदर रचना और रचनाकारों का परिचय भी दे रखा है, लेकिन चंदबरदाई और नरपति नालय के विशेष संदर्भ में दे रखा है। लेकिन हम सभी रचनाओं को देखेंगे। शुरुआत के अंदर सिद्ध साहित्य से हम इसकी शुरुआत करेंगे और लौकिक साहित्य तक हम इसको पहुंचाएंगे। सिद्ध साहित्य है, उसके बाद में नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, इसके अलावा जो रासो साहित्य है, रास साहित्य है, इसके अलावा लौकिक साहित्य है, ये सारा का सारा वर्णन है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा आदिकाल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भक्ति काल के पूर्व एग्जाम के जो प्रश्न है, भक्ति काल के पूर्व एग्जाम के प्रश्न है, पहले तो हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। तकरीबन वो 200, 250, 300 प्रश्न जितने भी होंगे पूर्व एग्जाम के अंदर जो आए हुए प्रश्न है, 2012 से लेकर 2022 तक के सारे प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए, कॉलेज लेक्चरर के अंदर आए हुए, इसके अलावा जो हमारी कुछ नेट एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि हम पहले ये जो प्रश्न है वो सारे के सारे हल कर लें, और नेट एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है वो बाद में हम एक श्रृंखला उसके अंदर शुरू करें, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है, तो उससे आपको वो भी अंदाजा हो जाएगा। वो अभ्यास के तौर पर हम बाद में नेट एग्जाम के अंदर जितने भी 10 साल 15 साल के अंदर प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न भी हम बाद में हल है वो करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि इस चैनल से आप पढ़ने के बाद में, यहाँ पर कोई विशेष दिखावे वाली बात नहीं है, सीधे सीधे तौर पर सीधी जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर पढ़ाने से आपकी इतनी तो MB मिलती हैं, वो MB सारी की सारी वहाँ पर एक वीडियो के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर खुद का जो पढ़ाने वाले का चेहरा नहीं दिखता, तो इस कारण से MB वगैरह वो भी कम खाता है यहाँ पर, और कम MB के अंदर ही आपका काम चल रहा था, और वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा जो एग्ज़ाम के अंदर आता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाकी बाद में कल।